हेलो एवरीवन, आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने से पहले कुछ केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। जैसे कि इसमें एक ख़ास बात ये है केमिस्ट्री के केस में कि इसके जो चैप्टर्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड अप होते हैं, मतलब उसके चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि अगर पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो केमिकल बॉन्डिंग समझने में दिक्कत आएगा। तो इसीलिए हम लोग को इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना होता है, वरना फिर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट ढीला हुआ तो बाकी के चैप्टर्स फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए अब जैसे कि आईसीएसई में बहुत सारे बुक्स होते हैं, सीबीएसई में तो सिर्फ एनसीईआरटी एक होता है, लेकिन आईसीएसई में डिफरेंट बुक्स होते हैं। लेकिन हम लोग को फोकस करना है सिलेबस में और प्रीवियस ईयर पेपर में। तो मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस्ड होंगे बिल्कुल। और एक बात कि अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उस चीज़ का जानना ज़रूरी है, तो फिर वो बात भी हम बता देंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी कॉन्सेप्ट ढीला ना रहे और केमिस्ट्री एकदम अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो फिर पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे हम लोग को साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलता है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट का नाम है वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है और प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, तो हम इसको डिस्कस करना नहीं चाहेंगे। हम जो चीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हम वो सब बताएंगे। ठीक है, तो फिर लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक एटम, आप में से बहुत लोगों को एटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर किसी एक को भी थोड़ा सा डाउट हो तो हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि इसको हम बिना बताए आगे बढ़ जाएं। तो इसीलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आपको पता है तो आप इस वाले पोर्शन को स्पीड अप करके देख सकते हैं। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर से लाइनिंग दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मार्क किया हुआ है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जैसे कि नाम सुन के ही लग रहा है न्यूट्रल, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों में से कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा है। तो प्रोटॉन कितना तो दिख रहा है हम लोग को? 3 प्रोटॉन दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 सही है। अब न्यूक्लियस के बाहर ये जो येलो कलर का लाइन हम लोग को दिख रहा है वो क्या है? ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में हम लोग को नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिख रहे हैं। इसका मतलब एक न्यूट्रल एटम, ठीक है, अगर एक एटम के बारे में बोले तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली निकाल दे एटम से, या फिर फोर्सफुली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दे, तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं। तब हम लोग उस एटम को आयन बोलने लगते हैं, क्योंकि फिर उसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। जब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन वही सपोज़ हम एक और इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड कर दिए तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो वो एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वही अगर हम इस एटम से सपोज़ ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इसलिए सिर्फ 2 निगेटिव चार्ज है। तो इस पर हम लोग अगर देखें तो 1 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो फिर ये एटम कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तब उसको हम लोग आयन बोलेंगे। अब आयन में देखो, पॉजिटिव आयन जो होता है उसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और जो निगेटिव आयन होता है उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को कैटायन और निगेटिव को एनायन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखते थे। एक स्टार प्लस में एक सीरियल आता था नज़र करके, तो उसमें जो डायन थी वो एकायन, मतलब कि वो खुद को बोलती थी कि एकायन। तो फिर एकायन मतलब कि निगेटिव, उसका कैरेक्टर निगेटिव था सीरियल में। तो यहाँ पे हम ऐसे ही बस याद रखने का ट्रिक है, ऐसा कुछ डायन वगैरह नहीं होती है।
अभी फ़िलहाल तो हम लोग के वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। तो एनायन को हम एकायन से याद रखते थे कि ए है दोनों में, तो वो निगेटिव। ठीक है, बस याद रखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। अब देखो, अब एटॉमिक नंबर पे आते हैं। एटम समझ गए हम लोग, एटम क्या है। तो अब एटम समझ गए तो एटॉमिक नंबर समझते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब देखो, हम लोग जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई आयन है तो हम लोग प्रोटॉन के साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। प्रोटॉन को ना ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, ना ही प्रोटॉन को हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग ये काम इलेक्ट्रॉन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा सही होगा अगर हम लोग प्रोटॉन के हिसाब से डेफिनेशन लिखें, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो, एटॉमिक नंबर इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब एक एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो उसका यूनिक होगा। अब उसका जो एटॉमिक नंबर है वो किसी दूसरे को नहीं होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है। इस तरीके से सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, किसी दो का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। अब मास नंबर पे आते हैं। अब देखो, एटॉमिक नंबर तो हो गया, हम लोग एटॉमिक नंबर को क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ज़्यादा सही होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलना। मास नंबर क्या है, मास नंबर जो है वो है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि देखो, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो जो एक एटम है उसका मैक्सिमम मास उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि सपोज हम लोग का बॉडी में जो हम लोग का नाखून है, अगर हम लोग नाखून को काटने से पहले वेट नापे और नाखून को काटने के बाद वेट नापे तो क्या वेट में कोई चेंज आएगा, नहीं। तो वैसे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है, उसको नेग्लिजिबल ही मान लिया जाता है। इसीलिए जब हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस से ध्यान में रखना है। एटॉम मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को, और एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। अब पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, पीरियोडिक टेबल को हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स में बांटते हैं। एटॉमिक टेबल को हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब देखो, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18। ये हो गया ग्रुप नंबर 1, ये हो गया ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह से करते करते यहाँ पे ग्रुप नंबर 18, यहाँ पे लिखा हुआ पे दिख रहा हुआ 18, यहाँ पे 1। तो यानी कि जो वर्टिकली प्लेस्ड है वो है ग्रुप्स। ठीक है, तो ये तो ग्रुप हो गया। अब पीरियड क्या हुआ, पीरियड को हम कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन से शो करते हैं। हम लोग क्या जानेंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। तो पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। तो ये हो गया पहला पीरियड। पहला पीरियड में कौन कौन आ गया, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। वैसे ये हट गया है। ठीक है, थर्ड पीरियड देखो, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन कौन आते हैं, ये सारे एलिमेंट्स। फोर्थ में कौन आते हैं, ये सारे। फिफ्थ में ये सारे, सिक्स्थ में और सेवेंथ में। ठीक है, तो पीरियड्स और ग्रुप्स समझ में आ गया कि हम लोग के पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो फिर ग्रुप्स हम लोग बोल सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स।
18 वर्टिकल कॉलम्स जो है वो ग्रुप्स है, और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है वो पीरियड्स है। ठीक है, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के ग्रुप और पीरियड वाले पोर्शन को और डिटेल में देखेंगे कि एक एक ग्रुप का क्या क्या नाम होता है। सारे ग्रुप का नाम नहीं देखना है, ग्रुप नंबर 1, 2 का नाम देखेंगे, फिर उधर 17, 18 का नाम देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना ही चाहिए, वो हम बाद में भी बता देंगे, लेकिन अभी भी हम एक बार बताना चाहेंगे। अब देखो कि ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ग्रुप नंबर 1 में जैसे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लिथियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, ये सब जो प्रेजेंट है, इन सब का खास बात, इन सबको ग्रुप नंबर 1 में हम लोग रखे क्यों है, क्या रीज़न है, क्यों रखे हैं? उसका रीज़न ये है कि इन सब के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन को ड्रॉ करते हैं, ये हाइड्रोजन का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिट होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, लिथियम को ड्रॉ करते हैं, ये लिथियम हो गया। लिथियम में 2 ऑर्बिट्स होते हैं। जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो उसके बाहर वाला ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से लिथियम का भी सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ग्रुप जो ऐसे कि ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सबके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा? 1। ग्रुप नंबर 2 में 2। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन, ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन, हम कलर चेंज करते, ग्रीन कलर में ठीक से दिख नहीं रहा है, ये वाला सेक्शन हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ से शुरू करते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे होगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, इसके में 6, इसके में 7 और इसके में 8। ठीक है, अब पीरियड देखो, पीरियड हम लोग कैसे पता चलता है कि कौन सा ग्रुप पीरियड नंबर 1 में होगा, कौन सा पीरियड नंबर 2 में होगा, कौन सा पीरियड नंबर 3 में होगा? वो हम लोग नंबर ऑफ सेल्स से पता करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन में कितना ऑर्बिट है? 1 ऑर्बिट है, तो इसको हम लोग डाल दिए पीरियड नंबर 1 में। लिथियम में वही हम लोग देखें कि 2 ऑर्बिट है, ये फिर ये, तो इसलिए लिथियम गया 2nd नंबर पीरियड में। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ गया कि ग्रुप हम लोग डिसाइड करते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 1 में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 2 में, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 13 में। और पीरियड कैसे डिसाइड करेंगे? अगर 1 ऑर्बिट है तो वो पीरियड 1 में बिलोंग करेगा, अगर 2 ऑर्बिट है तो फिर पीरियड नंबर 2 में, और अगर 3 ऑर्बिट है तो पीरियड नंबर 3 में। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है? वैसा इमेजिनरी पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ये बेसिक हुआ थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आगे चल के बहुत सारा चीज़ समझने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और एक बात और, आप लोग इस पीरियोडिक टेबल का 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, बाय।